Hello everyone, I'm Dr. Pooja, your physiology faculty at Cerebellum, and today we are going to discuss a very important topic, that is nerve muscle physiology. राइट तो शुरू करते हैं डिस्कशन नर्व मसल फिजियोलॉजी पे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने नर्व मसल फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ लिया तो आपको सीएनएस भी बहुत आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक बार ही आपको पता चल गया कि नर्व काम कैसे करती है, तो डेफिनेटली यू विल नोइंग दैट द बेसिस कि क्या न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, उनका पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, एंड डेफिनेटली सिनैप्सिस तो हम पढ़ने ही वाले हैं, राइट। तो आउटलाइन क्या रहेगी हमारी इसमें? आउटलाइन रहेगी, हम पहले पढ़ेंगे आरएमपी के बारे में, राइट। उसमें हम सारे इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम्स, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे, राइट, जिस पे यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है, राइट। देन हम पढ़ेंगे एपी, एक्शन पोटेंशियल, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ेंगे। उसके बाद नर्व इन इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट, उसके बाद मसल इन इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट। स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। नाउ रिमेंबर द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमने जनरल फिजियोलॉजी में भी पढ़ा था, राइट, कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। नाउ अंडरस्टैंड इस इंफॉर्मेशन का हमें क्या फ़ायदा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है मतलब ये पार्शियलिटी शो कर रहा है, कुछ आयंस को आने दे रहा है अंदर या बाहर जाने दे रहा है, कुछ आयंस को नहीं दे रहा, राइट। तो पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे आयंस हैं जो कि परमिएबल होते हैं रेस्टिंग कंडीशन में, राइट। सो एट रेस्ट द आयंस विच आर परमिएबल कौन कौन से होते हैं? द परमिएबल आयंस आर, or the cell membrane is permeable to potassium more than chloride. अगर कोई आयंस आर परमिएबल जो कि रेस्टिंग कंडीशन में परमिएबल है, इनको हम बोलेंगे डिफ्यूजिबल आयन, इन्हीं को हम बोलते हैं डिफ्यूजिबल आयंस, ठीक है। अब दूसरे टाइप पढ़ते हैं जिसके लिए सेल मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल एट रेस्ट। जब भी आप स्टिमुलस दोगे तभी ये वाले आयंस अंदर आ सकते हैं, अगर रेस्टिंग कंडीशन में है तब ये अंदर या बाहर नहीं कर सकते, राइट। सो ऐसे कौन कौन से हैं? बाकी बचे सारे के सारे, सोडियम भी, कैल्शियम भी। सोडियम के बारे में थोड़ी सी ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी। सोडियम भी, कैल्शियम भी, फॉस्फेट्स, प्रोटीन्स और भी बहुत सारे हैं, राइट। सो विल राइट एक्सेट्रा ओवर हियर। सो ये सारे क्या होते हैं? ये क्रॉस नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन को रेस्टिंग कंडीशन में, सो इसीलिए इनको हम बोलते हैं नॉन डिफ्यूजिबल आयंस। इसीलिए हम इनको बोलते हैं नॉन डिफ्यूजिबल आयंस, राइट। कुछ होते हैं डिफ्यूजिबल, कुछ होते हैं नॉन डिफ्यूजिबल आयंस, राइट। सो इस इंफॉर्मेशन का हमें क्या फायदा है? लेट्स सी दैट। अगर मैंने बोला कि एक सेल है, राइट, एक सेल मेम्ब्रेन है एंड कुछ आयंस जा सकते हैं और कुछ आयंस नहीं जा सकते, राइट। सो क्या उनके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? यस, डेफिनेटली देयर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अनइक्वल। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बहुत ही अनइक्वल होगा, बिकॉज कुछ आयंस को हम बाहर जाने दे रहे हैं, कुछ आयंस को हम बाहर जाने नहीं दे रहे, राइट। सो जिनको हम नहीं अंदर बाहर करने दे रहे वो तो उसी एरिया में ज़्यादा रहेंगे, राइट। सो उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा डिफ्यूजिबल आयंस पे? लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का एग्जाम्पल लेते हैं। बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट आर द आयंस। एक 3x3 का चार्ट बनाएंगे हम लोग। I'll write ICF over here, ECF over here. Let's write cation यहाँ पे और anion. Cation means positively charged, anions means negatively charged, right? ICF में कौन ज़्यादा है और ECF में कौन ज़्यादा है? गिनोम में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन बताई गई है कि सेल्स जो हैं वो पोटेशियम का स्टोर हाउस है और ये स्टोर हाउस सी वाटर में फ्लो कर रहा है, राइट। सो हम जब इवॉल्व हुए थे तो हम इवॉल्व हुए थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ था सी वाटर में और ये डेवलप हुआ था सी वाटर में। सो अभी भी हमारे बॉडी में हमारे सेल्स को काम करने के लिए सराउंडिंग में सॉल्टी वाटर चाहिए या सी वाटर चाहिए। टू मेंटेन दैट वी टू हैव सॉल्ट आउटसाइड, सॉल्ट चाहिए बाहर। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज नथिंग बट सोडियम क्लोराइड। सो लिख लो, सोडियम कैटायन है और क्लोराइड एनायन है। तो अभी भी सेल को जो एनवायरनमेंट चाहिए वो सॉल्टी चाहिए। और अभी हमने पढ़ा कि सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटेशियम,
ये बैग्स ये पोटेशियम से भरे हुए हैं, राइट. सो पोटेशियम इज गोइंग टू बी मोर इनसाइड, राइट. एनायन, व्हाट आर द एनायंस? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसे एनायंस है जो कि सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं, तो याद रखना सेल के अंदर आपका होता है फॉस्फेट सबसे ज़्यादा, राइट, फॉलोड बाय प्रोटीन्स, राइट. तो मेन वन हो गया आपका फॉस्फेट. एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाल फिलहाल में, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डाइवैलेंट कैटायन इज मोर इन द ICF. नाउ अगर सिर्फ कैटायन पूछा होता तो आप तो पोटेशियम मार्क कर देते, क्योंकि ये कैटायन है जो कि ज़्यादा है अंदर सेल के, राइट. बट दे आर आस्किंग डाइवैलेंट कैटायन. डाइवैलेंट मीन्स जिसकी वैलेंसी 2 हो, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है. सो ये तो मार्क नहीं कर सकते. सो रिमेंबर उसका आंसर होगा मैग्नीशियम. क्यों? क्योंकि कैल्शियम विल बी रॉन्ग. कैल्शियम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क कैल्शियम. कैल्शियम मार्क करना गलत है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है कंपैरेटिवली सेल के बाहर ज़्यादा होता है, राइट. इवन इन द मसल्स जो साइटोप्लाज्म है वो हम ICF ले रहे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, राइट. सो मसल में भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ज़्यादा कैल्शियम है, बट वो भी बाउंड फॉर्म में होता है और वो साइटोप्लाज्म में नहीं है, वो रेटिकुलम के अंदर है, राइट. सो इसीलिए जब हम साइटोप्लाज्म और ECF का कंपैरिजन करते हैं तो ECF में हमेशा कैल्शियम ज़्यादा होता है. देन बाइकार्बोनेट भी सेल के बाहर ज़्यादा होता है, ओके. सो बेसिक आइडिया आ गया कि कौन कहाँ पे ज़्यादा है. अब पोटेशियम की बात करते हैं. पोटेशियम कहाँ ज़्यादा है? पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा है, राइट. अगर मैंने बोल दिया कि पोटेशियम इज फ्रीली परमिएबल एट रेस्ट, दैट मीन्स ये कंप्लीट, इसको पूरी परमिशन है बाहर जाने की या अंदर आने की. अब ये ज़्यादा कहाँ है? सेल के अंदर, राइट. कम कहाँ है? सेल के बाहर, है ना. सो हमेशा जो डिफ्यूजन होता है वो ग्रेडियंट को फॉलो करता है. सो ज़्यादा से लेके कम की तरफ जाएगा. सो दैट मीन्स द पॉजिटिवली चार्ज आयन पोटेशियम विल ट्राई टू गो आउटसाइड, राइट. अगर ये कंप्लीटली परमिएबल है तो ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा? बाहर जाने की कोशिश करेगा. जाने दो. पर क्या ये इक्विलिब्रियम अचीव कर पाएगा? दैट मीन्स अगर सपोज करो मैंने बोले कि यहाँ पे 100 आयंस थे, राइट, और यहाँ लेट्स से 10 आयंस थे, है ना. क्या ऐसा होगा कि 55 होने तक पोटेशियम बाहर जा पाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? नाउ अंडरस्टैंड. अगर आपने सेल को परमिशन दे दी या ऑप्शन दे दिए कि आपको एक ही चूज करना है, जैसे आपके MCQs में होते हैं, दोनों सिमिलर सेल दिखते हैं बट आपको एक चूज करना होता है, राइट. ऐसे ही आपने सेल को परमिशन दे दी एक ही ऑप्शन चूज करने की कि कौन सा ग्रेडियंट आपको मेंटेन करना है, या तो इलेक्ट्रिकल या तो दूसरा होगा केमिकल. सो इन दोनों में से अगर कुछ चूज करना होगा तो सेल विल गो टूवर्ड्स इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मोर, ठीक है. सो सेल मेंटेन करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी. अदरवाइज क्या हो जाएगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा एंड द करंट विल बी फ्लोइंग इन योर बॉडी. करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और शॉक में आ जाओगे, है ना. नॉट द सर्कुलेटरी शॉक, इलेक्ट्रिकल वाला शॉक, राइट. एनीवेज, सो cell will choose the electroneutrality more than the concentration, neutral concentration, okay, और equal concentration of both sides. So ऐसा नहीं होगा. क्या होगा कि कुछ आयंस बाहर जाने के बाद ही यहाँ पे जो फॉस्फेट्स और प्रोटीन्स पड़े हुए हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज. वो क्या करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज आयन को सेल को छोड़ने से रोक लेंगे, राइट. सो दे आर गोइंग टू पुट अपोजिट फोर्स. इनके ऊपर वो अपोजिट फोर्स लगाएंगे. वो बोलेंगे सोडियम को आप नहीं जा सकते, अदरवाइज हमारी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी बिगड़ जाएगी, राइट. सो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन वाला फोर्स है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इधर के साइड है टूवर्ड्स आउटसाइड, एंड जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो टूवर्ड्स इनसाइड है. ये दोनों मैच कर जाएंगे, right, and this point will not be at 55, it will be much earlier. that means suppose करो यहाँ पे let's say 80 हो गया, right, और यहाँ पे 30 हो गया. इस point पे ये equal हो गया, that is just for example, right. इसी point पे अगर ये equal हो जाता है that means it achieved its equilibrium, right. let's say यहाँ पे 90 हो गया, right, और यहाँ पे 20 हो गया, राइट. सो इसी पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा. दैट मीन्स जो पोटेशियम की मूवमेंट है या तो वो रुक जाएगी या जितने पोटेशियम बाहर जा रहे हैं उतने ही अंदर आएंगे. इसी को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, ओके. सो पहली चीज हमने देखा कि जो नॉन डिफ्यूजिबल आयंस थे वो डिफ्यूजन अफेक्ट कर रहे हैं किसका? डिफ्यूजिबल आयन का, राइट. सो अब हम लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन of diffusible ion
diffusible ion is affected by non-diffusible ions. और इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम डोनन्स इफेक्ट और गिब्स डोनन्स इफेक्ट. डोनन्स इफेक्ट और गिब्स डोनन इफेक्ट, और इसी को हम बोल सकते हैं डोनन्स इक्विलिब्रियम. जब अब पोटेशियम के बारे में बात करते हैं, इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, concentration is nothing but chemical, its electrochemical gradient will be at one potential, it is going to be equal and opposite, where the net flux of the potassium will be stopped or equal on both the sides, right? So इसी को हम बोलते हैं the Donan's equilibrium. ओके, सो गिब्स डोनन इक्विलिब्रियम बोलो, गिब्स डोनन इफेक्ट बोलो, दोनों एक ही चीज है, राइट? एक पॉइंट पे आके वो इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम, मैं सिर्फ केमिकल की बात नहीं कर रही, केमिकल इक्विलिब्रियम अभी भी अचीव नहीं हुआ है, राइट? अभी भी पोटेशियम इज हायर इनसाइड, अभी भी पोटेशियम इज लो आउटसाइड, बट एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है और जो केमिकल ग्रेडियंट है दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट, जहाँ पे जाके पोटेशियम का डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा. अभी भी वो बाहर जाने के लिए फुल परमिशन है उसको, बट वो जा नहीं रहा क्योंकि वो इक्विलिब्रियम अब अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट पहुंच चुका है, राइट? जैसे टग ऑफ वॉर में होता है जहाँ पे दो टीम्स अपनी अपनी तरफ रोप खींचती हैं, राइट? उसमें क्या होता है, जब दोनों तरफ का फोर्स इक्वल है, डेफिनेटली वो कोई भी ग्रुप नहीं जीत पाएगा, राइट? ना इधर के ना उधर के, रोप वहीं पे रह जाएगी, राइट? ऐसा ही कुछ पोटेशियम के साथ होता है, एंड दैट इज नथिंग बट द गिब्स डोनन इफेक्ट या गिब्स डोनन इक्विलिब्रियम, जहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया. ओके, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट पीजी में आ चुका है, INICET में आ चुका है. सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो और डिस्कशन पे आ जाओ. आई एम स्टार्टेड द डिस्कशन. Compared with the intracellular fluid, the extracellular fluid has, extracellular fluid में क्या क्या होता है, क्या क्या कम होता है, क्या क्या ज़्यादा होता है. ओके, सोडियम हमने देखा था कि सेल के बाहर हमें सॉल्टी एनवायरनमेंट चाहिए, राइट? सो सोडियम इज कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्ट, तो ये ज़्यादा होगा. पोटेशियम, सेल इज अ बैग ऑफ पोटेशियम, सो वो इंट्रासेलुलरली ज़्यादा होगा, बट वो पूछना चाह रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या ज़्यादा है और कम है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होगा, क्लोराइड ज़्यादा होगा और फॉस्फेट कम हो गया. तो हाई लो हाई, सो हाई लो, दैट मीन्स हायर लोअर. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. आगे बढ़ते हैं. मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर डाइवैलेंट कैटायन इज, पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन आंसर करो एंड देन कम बैक टू द डिस्कशन. यहाँ पे पूछा है डाइवैलेंट कैटायन जो कि इंट्रासेलुलर में हाई होना चाहिए, कौन सा है वो? दैट इज नन अदर दैन मैग्नीशियम. ओके, सो इजी है, अगर आप कंसेप्ट समझ के पढ़ने लगोगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी. लेट्स मूव ऑन टू समथिंग नोन एज नर्स्ट पोटेंशियल. ये क्या होता है? अब हमने पढ़ा गिब्स डोनन, है ना? अब आगे बढ़ते हैं नर्स्ट पोटेंशियल पे. इफ द सेल मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल टू एन आयन, पोटेशियम को ही ले लो, इट इज फ्रीली परमिएबल टू एन आयन, what is going to happen? That ion will start diffusing towards its concentration gradient, right? So जो भी वो मूव करने के बाद जब तक इक्वल होता है और इक्विलिब्रियम अचीव करने तक जितना मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल वो क्रिएट करेगा सेल में, उसी को बोलेंगे नर्स्ट पोटेंशियल, राइट? सो हम क्या करते हैं, एक माइक्रो इलेक्ट्रोड सेल के अंदर, सेल सरफेस पे डालते हैं, राइट? वी इंसर्ट अ माइक्रो इलेक्ट्रोड इन द सेल, राइट? जो सेल सरफेस के जस्ट नीचे होता है, राइट? एंड एक सेल सरफेस के बाहर ही अटैच कर देते हैं और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं हम कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, राइट? सो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम आएगा वो होगी उसकी नर्स्ट पोटेंशियल, ठीक है? या उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. दैट मीन्स एट दिस पोटेंशियल उस आयन का इक्विलिब्रियम रीच कर गया है, right? So if the cell membrane is freely permeable to ion, it will start to diffuse along its electrochemical gradient until it reaches to, जब तक वो किस पे नहीं पहुंच जाता, जब तक वो नहीं पहुंच जाता इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक. टू अचीव इट्स इक्विलिब्रियम
we can write like that, to achieve its equilibrium. एंड ये इक्विलिब्रियम अचीव करते हुए जो भी मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल डिफरेंस इट इज गोइंग टू क्रिएट, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस it is going to generate, that potential difference is nothing but the equilibrium potential, क्योंकि वो equilibrium पे पहुंच गया है, right? So equilibrium potential, इसी को बोलते हैं EP, that is equilibrium potential, या इसी को this is also known as Nernst potential, right? So this is also known as Nernst potential या equilibrium potential. बस यही है नर्स पोटेंशियल या इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. ना याद रखना, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हमेशा एक सिंगल आयन का कैलकुलेट करते हैं. ये आरएमपी नहीं है, ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आरएमपी एंड इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. फिलहाल बस इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे ध्यान दो, ये हमेशा सिंगल आयन का होता है. ओके, नाउ इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इज ऑफ सिंगल आयन. ओके, अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो नर्स्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया इसके लिए. सो जब भी हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी आयन का, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज RT/ZF नेचुरल लॉग कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड. ओके, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया. अब ये सब चीज क्या क्या है, लेट्स सी. R इज नथिंग बट गैस कांस्टेंट. R जो है वो गैस कांस्टेंट है, राइट? जो T है वो टेम्परेचर है. यूजुअली बॉडी का टेम्परेचर हमारा जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट ये अब 37 डिग्री सेल्सियस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? देन वी डू हैव Z इज नथिंग बट वैलेंसी, राइट? F इज फैराडेज कांस्टेंट. साइंटिस्ट ने सारे काम कर चुके हैं, राइट? हमें बस याद करना है, विच इज़ मच मोर ईजियर, राइट? आई फील सो, राइट? एंड इस नेचुरल लॉ को हमें कन्वर्ट करना है. नेचुरल लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट इनटू द log 10. ठीक है, सो अगर मैं इसका फॉर्मूला दोबारा से बनाऊं, अब देखो यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या क्या रख रहे हैं. ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है. फैराडेज कांस्टेंट भी एक वैल्यू होगी विच इज कांस्टेंट, राइट? एंड टेम्परेचर हम ले रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस विच इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एवरीवेयर. अगर इन सब का आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जो कि नहीं करना है थैंकफुली, राइट? सो दैट इज कम आउट टू बी 60 to 61 पॉइंट समथिंग, राइट? बट इन सम बुक्स इट इज रिटन एज 61. कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं देगा, डोंट वरी, राइट? आपने बायोलॉजी लेके MBBS लिए, सो डेफिनेटली, बट यू हैव टू रिमेंबर सम फॉर्मूलाज ओवर हियर. प्लस 61. ओके, अब Z इज द वैलेंसी, तो वैलेंसी हर एक की अलग अलग होगी, किसी की +1 +2 -1 -2. ओके, सो उसके अकॉर्डिंग हमें वैलेंसी लगानी है. और ये लॉग जो है वो हम log of 10 में कन्वर्ट करेंगे, विच इज मच मोर ईजियर. कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड. जितना भी बाहर का कॉन्सेंट्रेशन है अपॉन इनसाइड का कॉन्सेंट्रेशन. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का. सपोज करो हमने ऐसा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिया जिसमें हमने अलाउ कर दिया सोडियम को अंदर बाहर करने के लिए, राइट? अब उसका हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू होगी? पहली चीज, सोडियम कहाँ ज्यादा है? सोडियम बाहर ज्यादा है, राइट? एक वैल्यू ले लेते हैं 140. लेट्स से 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज द वैल्यू आउटसाइड, और अंदर है 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट? अब ये बेसिस पे आप कैलकुलेट करो क्या आएगा वैल्यू इसका, राइट? आई एम स्टार्टिंग द डिस्कशन, है ना? आप पॉज करके अपने आप निकाल सकते हो, विच इज वेरी वेरी इजी, राइट? सो अगर मैं इसको निकालूं, सो क्या आएगा फॉर्मूला? +61 अपॉन सोडियम. कैसा आयन है? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिवली चार्ज है, राइट? तो प्लस साइन आएगा. और इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 2 3 1, राइट? सो 1 लॉक करेंगे हम इसका. कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड कितना है? 140 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड कितना है? 14, राइट? सो कितना बना इसका कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड? ये आएगा वैल्यू 10, राइट? 10 आया वैल्यू. एंड अगर हम इसी को कैलकुलेट करें तो +61 इंटू log 10 ऑफ 10, दैट इज नथिंग बट log 10. इसका आंसर होता है 1, राइट? सो 61 इंटू 1, दैट इज गोइंग टू बी 61. So I'm just writing over here +61.
Okay, even if you do a rough calculation, the signs are going to be very very easy for you. So just एक बारी फॉर्मूला याद करना, और जो भी अगर क्वेश्चन आते हैं यूजुअली इट कम्स इन INI-CET नाउडेज, ठीक है. सो ये इस फॉर्मूले से हम आराम से क्वेश्चन कर सकेंगे, राइट. हम जो क्वेश्चन बैंक्स आपके लिए बना रहे हैं उसमें ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे विच यू आर गोइंग टू सॉल्व अल्टीमेटली, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज परमिएबिलिटी, राइट. परमिएबिलिटी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है हम इसको डिनोट करते हैं P से, P फॉर परमिएबिलिटी, ठीक है. अब हर एक की परमेबिलिटी अलग अलग है, और ये P फैक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्टिंग कंडीशन के लिए देखा जाता है, राइट. सो एट रेस्ट विच इज़ आयन विच इज़ परमिएबल, और वो कितना परमिएबल है वो देखा जाता है, राइट. अब ये परमेबिलिटी जब कैलकुलेट करते हैं हम तो ये लेते हैं 0 to 1. अब ये 0 और 1 का क्या मतलब है? जो परमेबिलिटी वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बिटवीन ही रहेगी. 0 मतलब वो आयन कंप्लीटली, अगर मैंने लिखा किसी आयन के लिए लेट्स से PNA, दैट इज P ऑफ द सोडियम इज 0, दैट मीन्स इट इज नॉट एट ऑल परमिएबल. दैट मीन्स ये आयन परमिएबल नहीं है, राइट. अगर मैं किसी आयन की लिखती हूँ लेट्स से पोटेशियम, इसकी P वैल्यू अगर मैं 1 लिखती हूँ दैट मीन्स इट इज फुल्ली परमिएबल. तो जब लिख ही लिया है तो पता करते हैं कौन सी आयन की कितनी होती है, राइट. एट रेस्ट P हम लिखेंगे पोटेशियम के लिए विच इज मच मच मोर देन द क्लोराइड एंड विच इज मच 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 मोर देन द सोडियम. यस, द सोडियम इज परमिएबल बट इट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, सो इसीलिए हम इसका वैल्यू 0 लेते हैं, राइट. दैट इज द ट्विस्ट ओवर हियर दैट वी आर गोइंग टू सी. पोटेशियम कितनी होती है वैल्यू 1, दैट मीन्स इट इज फुल्ली कंप्लीटली परमिएबल, तो ये पूरा का पूरा बाहर जा सकता है, राइट. व्हाट अबाउट क्लोराइड? 45% होता है इसका, तो बट वैल्यूज हमेशा 0 से 1 के बिटवीन ही रहेगी, तो हम इसको लिखेंगे 0.45. और व्हाट अबाउट सोडियम? इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, है ना. इन सम बुक्स गिविंग द रेंज 0.02 to 0.04, अगर 0.02 लिया तो इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, है ना. सो इट डजंट मच अफेक्ट द RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा परमिएबल नहीं है, राइट. सो दिस इज अबाउट द परमेबिलिटी, ये आपको याद रखना है. ओके, नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट आयंस ऑन द RMP? रेस्टिंग कंडीशन पे अभी तक जितना नॉलेज है RMP हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट याद रखना रेस्टिंग टाइम पे जो भी पोटेंशियल आ रहा है उस पे इन आयंस का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है. अगर मैंने लिया पोटेशियम आयन, ओके, दैट मीन्स अगर चेंजेस होते हैं इस पोटेशियम आयन में, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, ऐसा कुछ होता है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सेल के RMP पे. नाउ ध्यान से देखना, जब भी हम RMP की बात कर रहे हैं या इफेक्ट ऑफ RMP पे बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स इसको हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे ब्लड में, ठीक है. सो अगर मैंने बोला पेशेंट में है हाइपरकैलीमिया, एमिया मीन्स ब्लड, और ब्लड इज अ पार्ट ऑफ ECF, ECF का पार्ट होता है, ये लास्ट जनरल फिजियोलॉजी में हमने पढ़ लिया था. अगर सपोज करो मैं सेल के बाहर पोटेशियम को बढ़ा देती हूँ, ऑब्वियसली अंदर तो ज़्यादा है ही, अंदर तो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, बट नॉर्मल के कंपैरिजन में अगर पोटेशियम बाहर बढ़ जाता है, ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो पोटेशियम लेट्स से पहले 20 मॉलिक्यूल जा रहे थे अब सिर्फ 10 ही जाएंगे, दैट मीन्स एक्स्ट्रा 10 मॉलिक्यूल अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट. सो व्हाट इज द इफेक्ट ओवरऑल? जब हाइपरकैलीमिया होगा तो लेस पोटेशियम विल मूव आउट, दैट मीन्स potassium will accumulate inside the cell. और जब पोटेशियम accumulate हो रहा है तो क्या इफेक्ट आएगा? ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज? इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन accumulating inside the cell will make the cell positive, right. ये सेल को भी पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा, राइट. जो पोटेंशियल में इफेक्ट आएगा वो भी पॉजिटिविटी के टूवर्ड्स ही आएगा, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू कॉज डीपोलराइजेशन, राइट. बट हमेशा याद रखना मेडिसिन इतनी आसान होती तो बात ही क्या होती, राइट. सो हमेशा मेडिसिन में ट्विस्ट आएंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है. क्या है वो छोटा सा ट्विस्ट? हमेशा याद रखना माइल्ड टू मॉडरेट. माइल्ड टू मॉडरेट की जब बात करते हैं तो ये फंडा वहाँ पे एप्लीकेबल होता है, राइट. सो पोटेशियम जो होगा वो एक्यूमुलेट करना शुरू होगा और it will cause the potential to go towards depolarization,
ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि इट विल कॉज एक्शन पोटेंशियल, बस ये बोल रही हूँ कि इट विल कॉज द सेल मेम्ब्रेन टू रीच टू द डीपोलराइजेशन, थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्साइटेबिलिटी को, सेल एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस इंफॉर्मेशन का हमें क्या फायदा, क्या सिग्निफिकेंस है, याद रखना, अगर ये हुआ कार्डियक मसल में तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली ये ऑलरेडी डीपोलराइज फेज में जा रहा है, राइट, एंड इट कैन लीड टू अरिथमियास। हो सकता है पेशेंट को अरिथमियास होना शुरू हो जाए, राइट। सो ये वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। देन सेकेंड चीज, अगर ये हो गया सिवियर, अगर पेशेंट को है सिवियर हाइपरकैलेमिया, अब क्या प्रॉब्लम होगा? एक फंडा आता है विच इज नोन एज पर्सिस्टेंट डीपोलराइजेशन। इसको हम डिटेल में एक्शन पोटेंशियल में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल ये याद रखना कि जब भी पर्सिस्टेंट डीपोलराइजेशन हो रही है, मतलब कंटिन्यूअसली जब भी डीपोलराइजेशन हो रही है, तो ये क्या करता है, ये सोडियम चैनल्स जो होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, इनको इनएक्टिवेट कर देता है। सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, इट कॉजेज सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। जब भी सोडियम चैनल की इनएक्टिवेशन होगी तो सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, सोडियम नहीं अंदर आ पाएगा तो फर्दर डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। ये एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है जब भी माइल्ड और मॉडरेट हाइपरकैलेमिया हो रहा था, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर, जब भी हाइपरकैलेमिया हो रहा है पहले पूछो सवाल कि वो माइल्ड है या मॉडरेट है ना। नहीं दिया है, इसका मतलब ही यही है कि ये माइल्ड और मॉडरेट में फॉल कर रहा है, ठीक है। अगर सिवियर है तो एग्जैक्ट अपोजिट सिनेरियो होगा, ये सिवियर पर्सिस्टेंट डीपोलराइजेशन में चला जाएगा, राइट। और पर्सिस्टेंट डीपोलराइजेशन हमेशा सोडियम चैनल्स को इनएक्टिवेट कर देता है, सोडियम चैनल काम नहीं करेगा तो सोडियम अंदर नहीं आएगा, स्पाइक पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। सो ये अपोजिट फिनोमेना है उसका, ठीक है। देन अगर मैंने पूछा कि हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया इजी है, अगर पेशेंट में हो गया हाइपोकैलेमिया तो क्या होगा, आप बताओ क्या होगा। हाइपोकैलेमिया अगर हो गया, इसका मतलब है कि बाहर पोटेशियम कम है, नॉर्मल से भी कम है, सो डेफिनेटली ज्यादा पोटेशियम बाहर चलना शुरू करेगा। positively charged ion leaving the cell towards outside it is going, है ना, so it is leaving the cell। अगर positively charged ion लीव कर रहा है तो सेल कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज, राइट, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बढ़ना शुरू होंगे तो सेल विल गो इन द हाइपर पोलराइजेशन, सेल हाइपर पोलराइजेशन में जाना शुरू करेगा, ठीक है। सो यही चेंज वहां पे आने वाला है, कहाँ पे, इन द सेल मेम्ब्रेन। ये इसका इफेक्ट होगा पोटेशियम का आरएमपी में। अब एक आपको पिक्चर नजर आ रही होगी कि सोडियम का क्या इफेक्ट है, उससे पहले हम पढ़ेंगे कैल्शियम का क्या इफेक्ट है ना। याद रखना कैल्शियम एक गार्ड की तरह एक्ट करता है, किसका गार्ड, सोडियम का गार्ड। ये सोडियम आयंस को इतनी इजीली अंदर नहीं जाने देता, राइट। सो इट्स द फॉर्म ऑफ रिमेम्बरिंग, है ना। सो जब होगा हाइपर कैल्सीमिया, आई जस्ट राइट लाइक दिस, ओके, जब होगा हाइपर कैल्सीमिया तब क्या होगा, गार्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब ये बहुत कम सोडियम्स को, सोडियम की पहले प्रॉपर चेकिंग होगी और फिर ही ये सेल के अंदर जा पाएगा, राइट। सो बहुत ज़्यादा सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर सोडियम अंदर नहीं जा पा रहा है तो क्या डीपोलराइजेशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। बट रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम तो वैसे भी अंदर नहीं जाता, बट जब स्टिमुलस मिलेगा तब भी ये ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे, बिकॉज रिमेंबर जो कैल्शियम होता है इट एक्ट्स एज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट, ये मेम्ब्रेन को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। सो इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट, ये एक्ट करता है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो ये सोडियम को अंदर नहीं जाने देगा अगर ये बढ़ गया है तो। सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी, जो रेस्टिंग कंडीशन में जो एक्साइटेबिलिटी होगी एक पर्टिकुलर नर्व की उसको ये कम कर देगा, ठीक है। अगर अपोजिट सिनेरियो लेते हैं, अगर कैल्शियम कम हो गया तो क्या होगा, इसका मतलब गार्ड्स कम हो गए, गार्ड्स कम हो गए तो सोडियम को चांस मिल गया अंदर जाने का, नॉट इन द रेस्टिंग कंडीशन। जब भी हम स्टिमुलस देंगे जैसे ही चैनल ओपन होंगे, बहुत कम गार्ड्स है ना, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करना आसान है तो सोडियम झट से अंदर चला जाएगा, बहुत सारा सोडियम। और इसी फिनोमेना का हम बोलते हैं इंक्रीज इन द एक्साइटेबिलिटी। सो ये मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा देगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी।
नाउ कुछ सिमिलर सा एक्शन होता है एक और फैक्टर का, दैट इज नथिंग बट द मैग्नीशियम. मैग्नीशियम ऑल्सो एक्ट्स एज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट स्पेशली फॉर द न्यूरॉन्स. ओके, अगर ये न्यूरॉन की तरह एक्ट कर रहा है, अगर मैंने पूछा इसकी सिवियर डेफिशिएंसी हो गई तब क्या होगा? क्या ये स्टेबलाइजेशन मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. अगर मैग्नीशियम कम है इसका मतलब मेम्ब्रेन स्टेबलाइज नहीं है न्यूरॉन्स का, तो क्या होगा? न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, थोड़े से स्टिमुलस पे वो एक्ट करना शुरू कर देंगे. अगर कोई लोकस है जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो रहा है या कम स्टिमुलस पे एक्टिवेट हो रहा है तो पेशेंट चला जाएगा सीजर में, राइट. एपिलेप्सी, सीजर्स जैसे प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, राइट. सो इट मे लीड टू सीजर्स इन द पेशेंट. ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. What about the next ion, that is sodium? यहाँ पे देख सकते हो, I don't always influence the membrane potential. किसकी बात कर रहा है ये? रेस्टिंग कंडीशन की. अभी हमने पढ़ा था कि ये इतना ज़्यादा परमिएबल नहीं है इनसाइड द सेल. सो डेफिनेटली अगर ज़्यादा परमिएबल नहीं है तो दैट मीन्स सोडियम का कोई इफेक्ट नहीं होता है RMP पे, चाहे वो हाइपरनाइट्रीमिया हो, हाइपोनाइट्रीमिया हो, कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट. बट जब भी बात होगी एक्टिविटी की, एक्शन पोटेंशियल की, बिना सोडियम के तो पॉसिबल नहीं है, राइट. सो जब बोलना है तभी बोलो, राइट. जब अपना इंटेलिजेंस दिखाना है तभी दिखाओ. ये सोडियम से हमें सीखने मिलता है, राइट. सो definitely there is no action whatsoever because its permeability is almost zero. negligible permeability होती है तो उसका कोई इफेक्ट RMP पे नहीं होगा. जब तक हम AP की बात नहीं करते एक्शन पोटेंशियल की, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है. अगर मैंने पूछा आपसे कि अभी तक जितना हमने नॉलेज ग्रैब किया है, क्या उसके बेसिस पे मैं RMP कैलकुलेट कर सकती हूँ? यस, डेफिनेटली. कैसे? साइंटिस्ट थे विच आर कॉल्ड एज गोल्डमैन एंड हॉजकिन. गोल्डमैन हॉजकिन कैट्स इक्वेशन. उन्होंने एक इक्वेशन दिया विच इज नोन एज गोल्डमैन हॉजकिन कैट्स इक्वेशन. अब ये गोल्डमैन हॉजकिन कैट्स इक्वेशन क्या कहता है? याद रखना, जब भी हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और परमेबिलिटी की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट RMP. कैसे? इन्होंने बोला कि अगर आप सभी की समेशन कर दो, जैसे कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एंड उसकी परमेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ऐसे सारे आयंस का आप समेशन कर दो, हो गया आपका RMP, राइट. हमें हर एक का पोटेंशियल जानना है, हर एक की परमेबिलिटी जाननी है. अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन है तो आराम से हम RMP कैलकुलेट कर सकते हैं. सो कैन आई राइट इट एज RMP इज द समेशन ऑफ, लेट्स से, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ X आयन, राइट, इनटू इट्स परमेबिलिटी प्लस equilibrium potential of Y ion, right, into its permeability plus equilibrium potential of Z ion into its permeability, राइट. ऐसे सो ऑन एंड सो ऑन करते रहेंगे. जितने भी आयंस है अगर हम उनके इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करते हैं उनकी परमेबिलिटी से और ऐड ऑन करते जाते हैं बाकी सारे सेल्स के इन दो इन्फॉर्मेशंस को भी, तो डेफिनेटली हमें मिल जाएगा RMP. अगर इसका एक एग्जाम्पल मैं मांगूँ, लेट्स से सोडियम. अभी सोडियम की इतनी बात की, राइट. सो लेट्स से सोडियम की परमेबिलिटी कितनी है? सोडियम की परमेबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो. सो आई कैन राइट P इज इक्वल टू जीरो, है ना. अगर लेट्स से उसका वैल्यू इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का कुछ भी दिया हो, ठीक है, X मान लेते हैं कि सोडियम ही है, राइट. सो अगर सिर्फ और सिर्फ सोडियम का हम देखें यहाँ पे, सो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल उसका कुछ भी हो, है ना, डजेंट मैटर, पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी परमेबिलिटी से जो कि ऑलमोस्ट जीरो है, तो जीरो ही वैल्यू आएगी. एंड दैट्स व्हाई दे से दैट द सोडियम इज हैविंग नो रोल इन RMP. तो RMP प्रोड्यूस करने में सोडियम का कोई रोल नहीं है, जबकि पोटेशियम का डेफिनेटली है, राइट. सो जब हम ऐड ऑन करते हैं सबको तो हमें RMP की वैल्यू मिल जाती है. सो डेफिनेटली रिमेंबर, जो डोनन था उसने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो रहा है because of two different types of ion, that is diffusible and non-diffusible. Then Nernst साइंटिस्ट ने बोला कि जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो सिंगल आयन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, है ना, RT/ZF log of concentration outside upon concentration inside, राइट. फिर आए गोल्डमैन एंड हॉजकिन, उन्होंने बोला हाउ टू कैलकुलेट RMP. इन तीन टाइप के साइंटिस्ट को आपको याद रखना है बिकॉज इन पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट.
एक क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व करिएगा, राइट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्यूजिबल आयन बिटवीन टू कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल आयन इन वन कंपार्टमेंट इज गिवन बाय। ठीक है, अगर आपको समझना आए एग्जाम में तो क्या करना है, इतने सारे डी आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्यूजिबल आयन, देन नॉन डिफ्यूजिबल आयन, ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट डोनंस इफेक्ट, डी याद रखना, डोनंस इफेक्ट। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है दो टाइप के आयन की, नॉन डिफ्यूजिबल, डिफ्यूजिबल या परमिएबल, नॉन परमिएबल, तो आंख बंद करके डोनंस इफेक्ट मार्क कर देना, राइट। बाकी सारे किसके लिए हैं? सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नर्स्ट इक्वेशन अभी हमने पढ़ा, ये है आपके इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के। हैंडरसन हैसेलबैक ये आपका होता है पीएच के लिए, ठीक है, गिब्स-जोनस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हॉजकिंस हक्सले कैट्स इक्वेशन, पहले तो ये नाम गलत है, ठीक है, गोल्डमैन हॉजकिन कैट्स इक्वेशन, दैट इज द नेम, है ना। और उन्होंने दिया था आरएमपी, और हक्सले इन्होंने काम किया था एक्शन पोटेंशियल पे, ठीक है। सो दिस इज आउट ऑफ द ऑप्शंस, राइट। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन सी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।